हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज है फोर्थ डे और आज हम कवर करने वाले हैं लर्निंग बाय डूइंग की सीरीज में टेंस को, जिसमें हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेंस। टेंस आखिर में है क्या? टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल। टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है, जिसका सीधा संबंध है समय से, टाइम से। किसी कार्य के समय तथा उसकी अवस्था को दर्शाने वाले जो शब्द है उसे हम कहते हैं टेंस। टेंस की यदि हम बात करें तो टेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइम प्लस एक्शन, यानी किसी समय में कोई ना कोई घटना घटित होती है, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो, चाहे वो मेंटल एक्शन हो, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, उसे हम कहते हैं टेंस। ठीक है, यानी कि तीन ही समय है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन्हीं तीनों काल में ही कोई ना कोई घटना घटित होती है या हुई है या फिर होगी। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं टेंस। तो इंग्लिश ग्रामर में टेंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमें टेंस को जानना जरूरी है, उसके कंपोनेंट्स को जानना जरूरी है। जैसे आप कार चलाते हो या गाड़ी चलाना सीखते हो तो उसके रूल रेगुलेशन को सीखना जरूरी रहता है कि कैसे गियर चेंज करना है, कैसे एक्सीलेटर देना है, कैसे ड्राइविंग करना है, लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करना है ना। सड़क के नियम कानून पता होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं तो हमें कुछ कुछ नियम कानून पता होने चाहिए। तो इसीलिए हम टेंस को भी जानेंगे और इसी के थ्रू हम चीज़ों को बोलना सीखेंगे, लैंग्वेज को बोलना सीखेंगे। तो टेंस में जो मेन जो चीज़ें होती है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सीक्वेंस भी ऐसी रहता है इंग्लिश में, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यू ड्राइव अ कार, इसमें यू सब्जेक्ट है, ड्राइव वर्ब है और अ कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन हिंदी का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है ना। हिंदी का जो पैटर्न है उसमें सब्जेक्ट तो पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, है ना। तो तुम कार चलाते हो तो कार ऑब्जेक्ट है और चलाना क्या है? वर्ब है। तो ये आप याद रखिए, इंग्लिश का सीक्वेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी का सीक्वेंस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। आसान शब्दों में टेंस को समझे तो कुछ इस तरह से है, ये पेड़ है जैसे कि, तो मेन जो चीज होती है वो होती है सब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि ये जड़ है, ये आपका क्या हो गया? वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, यानी मेन चीज। उसके बाद जो क्रिया होनी है, जो वर्ब है, वो इसका तना मान के चलिए। ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि जितनी भी ये शाखाएं दिख रहे हैं ना, ये मान के चलिए वर्ब है, शाखा वर्ब है। अदर वर्ड्स, इसके जो पत्ते हैं ना, वो मान के चलिए अदर वर्ड्स है। यानी किसी सेंटेंस में आपको ये चार चीजें देखने को मिल सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी चीजें दिखाई दे। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं होते हैं, है ना। तो ये आपको समझना है, वर्ब तो हमेशा रहेगी ही, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस सेंटेंस है ही नहीं है ना। तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। टेंस, टेंस में ये चारों चीजों को समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे हम जान सकते हैं। जैसे तुम सुबह कार चलाते हो, तुम सुबह कार चलाते हो, इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट है। ड्राइव क्या है? वर्ब है। क्या करते हो? चलाते हो, तो ये है आकार, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है? इन द मॉर्निंग अदर वर्ड्स है, या फिर इसको हम फ्रेज भी बोल सकते हैं। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश। तो ऐसा चार तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक ही वर्ड का नहीं होगा, एक वर्ड का तो होता है, कभी कभी एक वर्ड से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे माई क्लास टीचर, योर प्रिंसिपल, है ना। तो इस तरह से और ऐसा भी हो सकता है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, है ना। तो ये एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं सब्जेक्ट,
तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये लव क्या है, लव्स क्या है, ये वर्ब है, और किससे प्यार करती, मुझसे, तो ये है ऑब्जेक्ट। और अलॉट क्या है, ये भी अदर वर्ड्स है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। आया ना समझ में? सब्जेक्ट क्या है, ये एक सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स या फ्रेज। ओके, तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अब हम चीज़ों को और भी समझते हैं कि आखिर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, यानी सिंपल सी भाषा में समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, यानी किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को करने वाला रहता है या कार्य को जो परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में कोई जो करता है ना, वो कोई काम नहीं करता है। आप बोलोगे कि सर इसमें तो काम कर ही नहीं रहा है, एक्शन कर नहीं रहा है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो एक्शन नहीं करेगा, लेकिन उसके बारे में कोई ना कोई हम चीजें कह रहे हैं उस सेंटेंस में, तो वो भी क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राम पेन लाता है, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम ब्रिंग्स अ पेन, तो यहाँ पे एक्शन करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, राम है। सो दैट्स व्हाई राम इज अ सब्जेक्ट। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, सोनम सुंदर है, सोनम इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे सोनम कोई वर्क कर रही क्या, सोनम कोई वर्क कर रही क्या, नहीं कर रही है, बल्कि हम इसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि ये कैसी है, सुंदर है। तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट समझ गए, या तो वो कोई एक्शन करेगा, कोई कार्य करेगा, या फिर उसके बारे में कुछ कहा जाएगा, वो हो गया आपका सब्जेक्ट। समझ गया सब्जेक्ट। अब हम समझते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब मतलब कोई क्रिया या कोई घटना। अब कोई क्रिया या घटना, ठीक है, यानी कोई भी एक्शन कर्ता के द्वारा जो किया जाता है वो होता है वर्ब। वर्ब की यदि हम बात करें तो वर्ब में आपकी तीन चीजें आती है। क्या क्या चीजें आती है, फिजिकल एक्शन, ठीक है। फिजिकल एक्शन में क्या होगा, फिजिकल एक्शन में जैसे कि आप प्ले करते हो, कोई क्रिकेट खेलते हो तो वहां पे फिजिकल एक्शन होता है। रनिंग करते हो तो वहां पे भी फिजिकल एक्शन होता है। अगर आप जंपिंग करते हो, है ना, तो वो भी फिजिकल एक्शन है। अगर आप ड्राइव करते हो तो वो भी फिजिकल एक्शन है। तो फिजिकल एक्शन वो वर्ब है। कभी कभी हम मेंटल एक्शन करते हैं, क्या करते हैं, मेंटल एक्शन। तो मेंटल एक्शन भी क्या है, वर्ब ही है। जैसे आप सोचते हो, थिंक करते हो, तो वो क्या है, वर्ब ही है। अगर आप सोते हो, स्लीपिंग करते हो, तो वो भी क्या है, वो भी एक मेंटल एक्शन है एक तरह से, तो वो भी एक वर्ब ही है। तो फिजिकल एक्शन हो, मेंटल एक्शन हो, है ना। इसके अलावा अगर आप ड्रीमिंग करते हो, ड्रीम, स्वप्न देख रहे हो, तो वो भी क्या है, मेंटल एक्शन एक तरह से। तो इस फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, ये भी वर्ब होते हैं। और एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग। क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने के संदर्भ में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम पेन लाता है, तो यहाँ पे ब्रिंग, लाना क्या है, फिजिकल एक्शन है। तो राम ब्रिंग्स अ पेन, यहाँ पे ब्रिंग क्या है, ब्रिंग्स क्या है, ये वर्ब है। और सोनम सुंदर है, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इज है ना, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, तो ये वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ब है। अब वर्ब के फॉर्म की यदि हम बात करें तो वर्ब के मुख्य रूप से तीन फॉर्म है, और वैसे हम फोर्थ फॉर्म भी बनाते हैं। तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है आपका, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो वो भी हो जाता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरह से हम तीन मुख्य फॉर्म को याद करते हैं, चार को याद करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट समझ लिए, वर्ब समझ लिए, अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कर्म, जिस पर कर्ता के क्रिया का प्रभाव पड़े। यानी कर्ता जब कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। जैसे हमने पौधा देखा, तो जड़ में जो भी चीजें होगी, है ना, जो वो खनिज लवण, जल वगैरह वो ऑब्जर्व करेगा, है ना, उसके बाद इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पत्ते पे, और उसकी जो शाखाएं हैं उस पे। तो जिस पर कर्ता के क्रिया का प्रभाव पड़े तो वो होता है ऑब्जेक्ट, या वाकई में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया घटित होती है तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम पेन लाता है, तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट। कौन लाता है, अगर क्वेश्चन करोगे तो आपका आएगा हु से, क्वेश्चन करोगे तो आपका आएगा सब्जेक्ट, है ना। कौन कर रहा है यहाँ पे काम, राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया।
अब व्हाट से क्वेश्चन करो कि वो क्या करता है, क्या कर रहा है। तो व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेगा वर्ब, क्या कर रहा है, ला रहा है, यानी कि ब्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिंग, यहाँ पे ब्रिंग्स है तो यहाँ पे ब्रिंग्स, तो क्या कर रहा है, ला रहा है, तो ब्रिंग। ठीक है, कौन, कौन से क्वेश्चन करोगे तो आंसर आएगा सब्जेक्ट का। क्या कर रहा है तो ला रहा है करके बोलोगे, लाता है, तो यहाँ पे आएगा वर्ब। अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन करो क्या लाता है, यानी कि व्हाट से, तो क्या लाता है बोलोगे तो क्या आएगा, पेन लाता है, तो यह आपका मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन हो गया, तो अ पेन है तो यहाँ पे अ पेन। इस तरह से कभी कभी व्हाट की जगह पे आपको हु या फिर हुम से भी क्वेश्चन करना पड़ सकता है, हु या हुम से। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए, ही लाइक्स अस। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे कौन से क्वेश्चन करोगे तो आएगा ही, कौन करता है पसंद, तो यहाँ पे आएगा ही, क्या करता है, पसंद करता है, तो यहाँ पे आएगा लाइक्स वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब किसे पसंद करता है तो अस, यानी हमें, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया क्या या फिर किसे या फिर किसको। ठीक है, तो ये है, इस तरह से समझ सकते हो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को। सोनम सुंदर, इसमें सोनम सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका हु या हुम से नहीं आ रहा है या वर्ड से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट में आपको समझ आया ना, राम, कौन, राम क्या करता है, लाता है, तो लाता वर्ब है, क्या लाता है, पेन लाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा जो अदर चीजें मिलेंगी वो अदर वर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट चीजें समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को दो भाग में हम मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पर डायरेक्ट पड़े वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस पे इनडायरेक्ट पड़े वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखे, राम ने मुझे मोबाइल दिया, किसने मोबाइल दिया, राम ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, क्या किया, दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, देने का काम यानी कि वर्ब है। अब क्या दिया क्वेश्चन करोगे तो क्या दिया बोलोगे तो क्या आ जाएगा, अ मोबाइल, यानी कि ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे मोबाइल दिया, हुम, तो दूसरा जो हम क्वेश्चन करेंगे तो ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, DOIO में लिखा, आया समझ में। तो हमने तीन चीजें मैंने अभी जस्ट बताया, एक आप हु से क्वेश्चन करोगे, फिर व्हाट से, फिर व्हाट से, और व्हाट से अगर आंसर नहीं मिलेगा तो फिर किससे क्वेश्चन करोगे, हु से या फिर हुम से। ये चार चीजें आपको करना है। इससे आपको मिलेगा सब्जेक्ट, इससे आपको मिलेगा वर्ब, और इससे मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, इससे भी आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो यही चीजें तो हमने पूछा ना, कौन, तो राम, किसने दिया, कौन या किसने दिया, राम ने, क्या किया, दिया, तो यानी कि वर्ब, क्या दिया, अब मोबाइल दिया, किसको दिया, मुझे, यानी मैं, मुझे, यानी कि ये हु या हूं, आया। तो इस तरह से मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, किसने पूछा, मैंने, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या किया, प्रश्न किया, तो ये हो गया वर्ब। क्या पूछा, एक प्रश्न पूछा, तो अप्रश्न, अ क्वेश्चन क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे प्रश्न पूछा, तो हर, उससे, उस लड़की से, तो ये भी ऑब्जेक्ट। आया समझ में। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपको इस तरह से चीजें मिलेंगी कि जैसे कि अभी हमने सेंटेंस देखा, मैंने उससे प्रश्न पूछा, एक में आई आया और एक में हर आया, तो ये कैसे आता है, तो आई क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है। अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे रहेगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट की अगर प्लेस पे रहेगा तो ये वाला पार्ट आएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। और ऑब्जेक्ट के प्लेस में रहेगा तो ये वाला पार्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इसीलिए मैंने पूछा ना, आई आस्क हर अ क्वेश्चन, ऐसा हर आया ना ये वाला, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे था। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। तो ये होता है नॉमिनेटिव या फिर
सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आपके ये वाले पार्ट आते हैं, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखना रहेगा तो ये वाला पार्ट आपको लिखना है, जैसा कि अभी आपने जस्ट सेंटेंस में देखा है। पॉजेसिव केस आएगा तो फिर ये वाला रहेगा आपका माई, अवर, योर वाला। पॉजेसिव केस इंडिपेंडेंट में रहेगा तो ये वाला आएगा, ठीक है, माइन, अवर्स, योर्स। तो ग्रामर में ये चीज़ें हैं जिसमें ये प्रोनाउन है, फर्स्ट वाला प्रोनाउन है, सेकेंड वाला प्रोनाउन है, और ये थर्ड वाला आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सर्वनाम मतलब जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, यानी संज्ञा की जगह पे यूज होते हैं। और ये जो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट बीच वाला, ये वाला जो पार्ट है ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेंस के फॉर्म, टेंस के काइंड्स। टेंस के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो टेंस के मुख्य जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, सबको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी मान लीजिए कि ये जो टेंस है ना, ये है आपके ग्रैंडफादर, ये दादा है, तो इसके 3 बच्चे ऐसा समझ सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब इसके फिर से 4 बच्चे हैं, और जिसके नाम सेम है, बस आपको उनके पिताजी का नाम ऐड करना रहेगा। यानी प्रेजेंट सिंपल बोलोगे तो इसमें इधर बोलोगे पास्ट सिंपल, नाम वही है, बस इसके पिताजी का नाम ऐड करना है, ऐसे आप समझ सकते हो। इसका फ्यूचर सिंपल, तो इसको सिंपल भी बोल सकते हैं या फिर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसा। फिर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, फिर आपका आ जाएगा परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल मतलब सामान्य चीजें हम जिसमें बोलते हैं, कंटिन्यूअस मतलब इसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काम रहता है ना वो जारी रहता है, प्रेजेंट में भी जारी रहता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। परफेक्ट मतलब पूर्ण रहता है, इसको अपूर्ण भी बोल सकते हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण, जो काम कंप्लीट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हो गया वो परफेक्ट तो रहेगा, यानी एक टाइम दिया रहेगा, टाइम लाइन दिया रहेगा कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, 6 बजे से काम कर रहा हूँ, मंडे से काम कर रहा हूँ, एक परफेक्ट टाइम रहेगा और वो कंटिन्यू भी रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा। तो इस तरह से ये है। तो आप समझ गए ना टेंस और टेंस के काइंड। तो टेंस है, टेंस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर सबके फिर 4 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से ये टेंस के प्रकार है और हर एक पार्ट को हम समझेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं एक कन्वर्सेशन जो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे मेरा ही नाम है, यहाँ पे 2 नाम है, रमेश एंड राहुल, ठीक है। तो रमेश कहता है, हे राहुल, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड अबाउट टेंस इन इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड, या फिर कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, हे राहुल, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड अबाउट टेंस इन इंग्लिश, मैं हमेशा ना अंग्रेजी में टेंस के बारे में कंफ्यूज रहता हूं, ऐसा वो बता रहा है। कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो समझने में, क्या तुम समझने में मेरी मदद कर सकते हो। फिर राहुल कहता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बेशक। टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस, यहाँ पे बोल रहा है कि टेंस हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कब होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो रमेश बोलता है, ओह, सो इट्स ऑल अबाउट टाइम, अच्छा तो ये सब टाइम के बारे में है, मतलब टेंस जो है वो टाइम के बारे में है। तो राहुल कहता है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बोल रहा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। देयर आर 3 मेन टेंसेस, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में ना और क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, और जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता वहां पे हम देयर का यूज करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं, देयर का यूज या फिर इट का यूज करते हैं। तो आप कन्वर्सेशन के थ्रू भी समझते जाइए, है ना। देयर आर 3 मेन टेंसेस। तो बता रहा है पास्ट टेंस, इट डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट हैपन अर्लियर, एग्जाम्पल, आई एट लंच, ये पास्ट टेंस है। जो पास्ट टेंस वो है जो हमें बताता है कि ये पहले हुआ है, पहले हुआ है ना, जैसे मैंने लंच किया, अब ये क्या है, पास्ट में है। प्रेजेंट टेंस, इट टॉक्स अबाउट थिंग्स हैपनिंग नाउ, ये उन चीजों के बारे में बताता है जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग लंच, आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, ये प्रेजेंट की बात है।
फ्यूचर, इट प्रिडिक्ट्स थिंग्स दैट विल हैपन, एग्जाम्पल आई विल ईट लंच, और बता रहा है कि ये फ्यूचर टेंस वो टेंस है जो प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि ये बाद में होगा, फ्यूचर में होगा। जैसे मैं लंच करूंगा या मैं पढ़ूंगा, रमेश कहता है दैट मेक्स सेंस, मतलब वो सेंस बनाता है, उसका मीनिंग है। बट आई हैव हर्ड ऑफ कंटिन्यूअस टेंस एंड अदर्स, व्हाट आर दोज। अब ये पूछ रहा है, रमेश पूछ रहा है कि मैंने कंटिन्यूअस टेंस और अन्य चीज़ों के बारे में सुना है, तो वो क्या है, ये सिंपल, इंडेफिनिट, ऐसा। तो राहुल बताता है गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ईच मेन टेंस हैज 4 फॉर्म्स, हर एक जो टेंस है ना उसके कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। तो बता रहा है सिंपल, बेसिक एक्शन, कंटिन्यूअस जो ऑनगोइंग एक्शन है, जो लगातार चल रहा है, परफेक्ट यानी कंप्लीटेड एक्शन, जो कंप्लीट एक्शन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ऑनगोइंग एक्शन ओवर अ टाइम पीरियड, उसमें टाइम पीरियड भी दिया रहेगा और वो ऑनगोइंग एक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल करके बता रहा है, राहुल बता रहा है, ठीक है। इन पास्ट टेंस, जैसे देखिए सिंपल पास्ट, आई एट अ मैंगो, मैंने एक मैंगो खाया, पास्ट टेंस में, सिंपल में है। पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, मैं मैंगो खा रहा था, मैंने आम खाया, मैं आम खा रहा था। पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन ए मैंगो, मैंने एक आम खा लिया था या मैं एक आम खा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, उसके बाद ना टाइम भी दिया रहेगा, जैसे सिंस मॉर्निंग ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्सेशन को समझना रहेगा। तो देखो मैं सुबह से मैंगो खा रहा था, इस सेंस में। तो रमेश कहते हैं सो द कंटिन्यूअस फॉर्म शोज ऑनगोइंग एक्शन। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूअस फॉर्म है वो ऑनगोइंग एक्शन को शो करता है। तो राहुल बोलता है एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड परफेक्ट टेंस शोज कंप्लीटेड एक्शंस, और जो परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है। रमेश कहता है गॉट इट, समझ आया। दिस मेक्स ग्रामर मच इजियर, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग राहुल। राहुल कहता है एनी टाइम, नाउ लेट्स प्रैक्टिस यूजिंग सम सेंटेंसेस। चलो हम कुछ और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का कन्वर्सेशन समझ में आया कैसे बातें हो रही है, तो ऐसे आपको बातें करना है। अब हम समझते हैं और भी चीजें, नहीं, अब हम देखेंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब के फॉर्म, जैसा कि हम हर दिन क्या करते हैं, समझते हैं। ये है वर्ब, हर दिन की तरह 10 वर्ब। तो मैं इसको रीड कर देता हूं। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, forbid, forbade, forbidden, forbidding, forget, forgot, forgotten, forgetting, freeze, froze, frozen, freezing, get, got, getting, give, gave, given, giving, grind, ये हो गया, ग्रिंड हो जाएगा, ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, या फिर हम इसको ग्राइंड भी बोलेंगे, ठीक है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग। ओके, अब हम देखते हैं कल का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर यहाँ पे है। अगर आपने होमवर्क किया है तो आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। जैसे मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप बॉदरिंग मी। मेरी बर्दाश्त की सीमा मत आजमाओ, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम। मेरी नज़र से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। तो ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें 2 वर्ब रहते हैं। अब जब 2 वर्ब रहते हैं ना, तो 2 वर्ब में क्या करना है, वर्ब, फर्स्ट वर्ब प्लस जो सेकेंड वर्ब है उसमें या तो आईएनजी ऐड करना रहता है, या फिर वर्ब, फर्स्ट वर्ब प्लस टू ऐड करके फिर सेकेंड वर्ब लिखते हैं, ठीक है। ऐसा आप लिखेंगे, देखेंगे जैसे कि स्टॉप बॉदरिंग मी, यहाँ पे स्टॉप एक वर्ब है, उसके बाद सेकेंड में आपने देखा वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड हुआ है। स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम, इसमें एक वर्ब और सेकेंड वर्ब में आईएनजी, ठीक है। ऐसे ही, और जैसे कि मैं टू वाला जैसे बताऊं तो इसी को आप बना सकते हो, जैसे स्टॉप, स्टॉप,
स्टॉप टू वेस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेस्ट, स्टॉप टू वेस्ट माई टाइम, ऐसा। यानी या तो टू ऐड करना रहता है, टू ऐड करते हैं तो इन्फिनेटिव कहते हैं, टू ऐड किए तो ये वर्ब वाली फॉर्म इन्फिनेटिव, और अगर हम जैसे एनजी ऐड करते हैं तो उसको जेरेंड बोलते हैं। ओके, तो ये इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, टेंस क्या है, और टेंस के अलावा उसके जो कंपोनेंट्स है, कोई भी सेंटेंस जैसे किन किन चीज़ों से मिलके बना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, फ्रेज मतलब वाक्यांश क्या है ना, और इसके अलावा वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं उसको तो मैं पहले दिन से ही बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने जो बताया कि टेंस क्या है, टेंस के कौन कौन से टाइप्स है, साथ ही साथ कन्वर्सेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कल के लिए आपके लिए होमवर्क है, वो है कि आप जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हो इन 4 दिनों में उनको आप रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और प्रायोरिटी देते रहिए। एंड हमेशा आप याद रखिए कि संघर्ष करना आपको जरूरी है, स्ट्रगल इज मस्ट इन योर लाइफ। सो संघर्ष को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए अलग से टाइम की जरूरत नहीं है, जब भी आप फ्री हो, कहीं भी आ रहे हो, चल रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, उस टाइम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।